आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इंसान के लिए सबसे सुकून की जगह उसका घर है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि चार दीवारें हैं और एक छत है, बल्कि इसलिए भी कि वहां पर मिलने वाला खाना उसके मन के मुताबिक होता है। मन के मुताबिक वह खाना तैयार किया जाता है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वह उसके मन के मुताबिक होते हैं, भले उसने तैयार किया हो यानी कि उसने बनाया हो या उसके परिवार के किसी सदस्य ने बनाया हो। पर वहां पर वो कोई ऐसी गलती नहीं करता या कोई ऐसे सामान का इस्तेमाल नहीं करता जिससे उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे, भले वह सामान सस्ता ही क्यों ना हो, भले वह खाना महंगा ही क्यों क्यों खाए या सस्ता ही क्यों ना खाए। दोनों ही स्थितियों में वह यह ध्यान रखेगा कि वह ऐसे ही सामान का उपयोग करे जो उसके स्वास्थ्य को खराब ना करे। अपने घर में खाना बनाने में इस बात का हर कोई ख्याल रखता है। लेकिन खाना जब बाहर से मिलता है, हम बाहर से हर चीज तो हम नहीं ले सकते, घर में बना ले तो हम बाहर से मंगाते हैं। और जब हम बाहर से हर चीज मंगाते हैं या ज्यादातर चीजें मंगाते हैं तो उसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है जिसका हमें अंदाजा होना चाहिए। पहली बात तो ये बात पता होना चाहिए, और दूसरी बात वो हम तक आए तो वह खराब होके ना आए, वह ठीक अवस्था में आए और हम उसका इस्तेमाल कर सकें, उतना समय वह हमारे पास रह भी सके। यह बात ध्यान में रखी अभी हाल ही में FSSAI ने, और हाल ही में जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं भारत में उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि आप खाने पीने की जितनी भी चीजें लोगों के घरों में या कहीं पर भी उनके उपभोग के लिए भेजते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उन सामान की शेल्फ लाइफ कम से कम 45 दिन तक बची हो। 45 दिन तक बची हो का इसका मतलब क्या है? मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई एक बिस्किट का पैकेट है और उसकी शेल्फ लाइफ है 6 महीने की, तो मान लीजिए कि वह बिस्किट जो है तैयार हुई जिस तारीख को, अब उसके बाद किसी व्यक्ति तक वह पहुंचनी है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के माध्यम से किसी ने ऑर्डर किया है और एक्सपायर होने में अभी उसे 25 दिन बचा हुआ है मान लीजिए, तो 25 दिन अगर बचा हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो सामान डिलीवर नहीं किया जाएगा। कम से कम 45 दिन बचे होने चाहिए, ये बात तय कर दी है। हालांकि इसमें एक चीज और है, वो मैं आपको आगे बता देता हूं इस वीडियो में। तो आप समझ गए होंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर FSSAI ने जो सख्ती की है वो सख्ती क्या है? जो खाने की चीजें हैं उनको एक खास समय सीमा समाप्त होने के पहले ही पहुंचा देना है, अन्यथा पहुंचाना नहीं है। या फिर नई पैकेजिंग या ऐसी उसी वस्तु को किसी ऐसी डेट के साथ भेजना है जिसमें 45 दिन की अवधि कम से कम बची हो एक्सपायर होने में। तो क्या क्या बातें हैं विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं खबर क्या है, फिर हम जानेंगे कि आखिर यह चर्चा में क्यों है, फिर हम ये देखेंगे कि FSSAI ने क्या निर्देश दिए हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि निर्देश देने के पीछे की वजह क्या है, आखिर FSSAI ऐसा निर्देश दे क्यों रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आखिर FSSAI है क्या, ये करता क्या है और इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिससे अभी इसे निपटना है, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो इन सारी चीजों को एक एक करके विस्तार से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि IAS का इन फोकस प्रोग्राम। आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लीजिए कुछ जरूरी जानकारी कि दृष्टि IAS के जितने भी सेंटर हैं, जैसे कि प्रयागराज सेंटर, लखनऊ सेंटर, इंदौर सेंटर, जयपुर सेंटर या फिर दिल्ली का करोल बाग सेंटर, हर जगह पर GS के लिए फाउंडेशन बैच संचालित है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको सेंटर में जाके जानकारी लेनी है। लेकिन अगर आप सेंटर तक नहीं जा सकते हैं तो ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं 8750187501। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। खबर यही है कि FSSAI ने निर्देश दे दिया है। क्या निर्देश दिया है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कोई भी आइटम तभी डिलीवर करेंगे जब उसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 45 दिन, यानी कि उसे खराब होने में 45 दिन बचे हो। तो यहाँ पे FSSAI क्या है ये जानना तो जरूरी है, इन निर्देशों को भी जानना जरूरी है जो उसने दिए हैं, और उसके अलावा कुछ अन्य चीजों को जानना जरूरी है। एक एक करके सबसे पहले जानते हैं, लेकिन ये जान ले कि ये खबर अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि 12 नवंबर को ही जितने भी ऐसे व्यापारी हैं जो ऑनलाइन खाद्य सामग्री बेचते हैं उनके साथ एक बैठक हुई FSSAI की, और उसने यह बात जाहिर की वहां पर कि उस दिशा निर्देश में तय किया कि जो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बातें हैं जो इन ई कॉमर्स वेबसाइट वालों को माननी होगी, और यह बात सख्त हिदायत के साथ दी है, आप इसको माने। सिर्फ शेल्फ लाइफ की बात नहीं है, और भी कुछ बातें हैं। तो FSSAI क्या है ये बात पहले आपको पता हो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नाम से ही पता चलता है फूड की बात हो रही है, सेफ्टी की बात हो रही है, स्टैंडर्ड की बात हो रही है, और अथॉरिटी की बात हो रही है, और भारत की बात हो रही है। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या निर्देश दिए हैं FSSAI ने। तो पहला तो शेल्फ लाइफ का अनिवार्य मानदंड कर दिया है।
जैसे क्या कह दिया है, शेल्फ लाइफ उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले 45 दिन हो, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, या 30% बची होनी चाहिए। अब यहाँ पे या लगा के 30% क्यों कह दिया है? मान लीजिए किसी ने दही ऑनलाइन मंगाई, अब दही की एक्सपायरी 10 दिन में ही अगर हो जाती है, अगर उसमें लिख दिया है कि 10 दिन के बाद ये दही खाने लायक नहीं रहेगी, तो फिर ऐसे में 45 दिन की सीमा को तो हम नहीं ले पाएंगे। हम 45 दिन पहले उस दही को कैसे दे दें? वो दही तैयार ही नहीं हो सकेगी उतने दिनों पहले, तो क्योंकि वो फिर तब उतने दिनों में ही खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 10 दिन अगर उसकी शेल्फ लाइफ टोटल है एक्सपायरी होने के पहले, तो हम इसका 30% देख सकते हैं, यानी कि कम से कम फिर 3 दिन पहले वो पहुंचा दी जाए। वो दिनों के आधार पर, अगर दिन कम है तो 30% के आधार पर देखा जाएगा, नहीं तो 45 दिन के हिसाब से देखा जाएगा। फिर किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर FSSAI लाइसेंस का अनिवार्य होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि ई कॉमर्स जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो खाने की चीजें बेच रहे हैं, खुली चीजें हैं, पैक्ड चीजें हैं, जैसे भी हैं, लेकिन उसमें एक बातों का ध्यान रखना है कि लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। बिना लाइसेंस के वो नहीं बेच सकते हैं, और ये लाइसेंस किसका होगा? FSSAI का होगा, और वैध लाइसेंस होना जरूरी है। और ये लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं उसका फॉलो अगर वो नहीं करते हैं तो उसके बाद FSSAI कार्यवाही भी कर सकता है, ये भी स्पष्ट कर दिया है। और यह भी कह दिया है कि भ्रामक दावों से बचा जाए, जो ग्राहक हैं वो भ्रामक दावों से बचे। कुछ ऐसे दावे हैं जैसे कि मान लीजिए किसी को लाइसेंस मिला नहीं, लेकिन वो दावा करता है कि उसको लाइसेंस मिला है। मान लीजिए कोई खाद्य उत्पाद है, उसमें जो चीजें नहीं हो सकती हैं वो होने की बात कही जाए, जैसे कोई कह दे कि यह मिठाई 2 साल तक खराब नहीं होगी, और कुछ ऐसे दावे कर दे जो हो ही नहीं सकते पॉसिबल, तो ऐसी स्थिति में उस पर कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात कही गई है, यानी कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ बनता है, खाने की कोई भी चीज बनती है, चाहे नमकीन मान लीजिए बनती है, तो उस नमकीन को बनाने में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मतलब कि कौन सा तेल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, या किस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कुछ मानक तो रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी कुछ भी तैयार कर दो, ऐसे में तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो स्वास्थ्य प्रभावित ना हो इस बात को लेकर के कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, उसका पालन करने के लिए भी कहा गया है इनसे। और साथ में ये कहा गया है, देखिए जब कोई डिलीवरी करने आता है तो डिलीवरी करने वाले को भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। वह स्वच्छता का ध्यान रखे और कैसे उस सामान की डिलीवरी करनी है। जैसे मान लीजिए क्या स्थिति बनती है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो खाने वाली चीज होती हैं, और साथ में मान लीजिए कि सर्फ एक्सल है, या कोई भी ऐसे वॉशिंग पाउडर है, या कोई भी ऐसी उत्पाद है जो खाने का नहीं है, या आपस में एक साथ जब वो आता है तो कभी कभी ये स्थिति बन सकती है कि कुछ सामान थोड़ा सा स्पर्श के माध्यम से इधर उधर हो जाए, जो स्वाद बदलने में भी कहीं ना कहीं प्रभावी हो जाए या नुकसान करने में प्रभावी हो जाए। तो वो डिस्टेंसिंग रखनी है, खाने की चीजों को बाकी सामान से अलग रखने का प्रयास करना है, और स्वच्छता का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, कैसे उस खाने के सामान को हैंडल करना है उसका भी ध्यान रखना है। इसके लिए ट्रेनिंग की बात भी कही गई है, यह भी निर्देश में स्पष्ट किया गया है। तो बहुत सारे निर्देश हैं, सिर्फ यह नहीं है। तो आप देखें तो ये सारे के सारे निर्देश किसके हित की बात करते हैं? ये व्यापारियों की हित की बात नहीं करते हैं, ये उपभोक्ताओं के हितों की बात करते हैं। क्योंकि FSSAI का जो स्थापना किया गया है उसमें वह स्थापना के पीछे का लक्ष्य ही यही था कि हर व्यक्ति जांच परख खुद से जाके नहीं कर सकता है, जो भी उसे खरीदना है, जिसका भी उसे कंजम्पशन करना है। तो जांच परख अगर वह नहीं कर सकता तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि वह ध्यान रखे कि चीजें सही तरीके से हो, सही तरीके से सामान तैयार हो रहा हो, सही तरीके से उस तक पहुंच रहा हो, मिलावट ना हो। तो उसके लिए ही इसकी स्थापना की गई है। तो हमें यह भी पता हो कि आखिर यह FSSAI है क्या। देखिए, इसकी स्थापना के पीछे जो कानून काम करता है, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 के माध्यम से स्थापित है। देखिए कानून क्या है, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। अब यहां पे देखिए यह किस प्रकार का निकाय है, स्वायत्त सांविधिक निकाय है। अपने आप में यह प्राधिकरण, प्राधिकरण के पास कह सकते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति होती, जो डिसीजन ले सकता है, ऑर्डर दे सकता है, देखिए आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, ये सारी शक्तियां इनके पास होती है, इसीलिए इन्हें स्वायत्तता प्राप्त है। और सरकार ने यह स्वायत्तता दी है, केंद्र सरकार ने। अब यह जब कानून आया तो इस कानून को अब देखा जाए तो इससे जब यह बना प्राधिकरण FSSAI, तो यह किसके अंतर्गत काम करता है? यह काम करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तीसरी बात, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है, देश की राजधानी में है। कभी कोई पूछ ले
तो इसकी पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये उसका लोगो भी है। अब बात आती है कि आखिर ये क्या है, हम इसको विस्तार से और अच्छे से समझें। तो देखिए, खाने पीने की बहुत अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई खाद्य में अनाज की बात हो जाए या खाने पीने की अन्य चीजों की बात हो जाए, फल की बात हो जाए, मांस की बात हो जाए, वनस्पति की बात हो जाए, खाद्य तेल की बात हो जाए, या दूध के उत्पाद या दुग्ध के अलग उत्पाद हैं जैसे दही है, घी है, मक्खन है, छाछ है, बहुत सारे। ये सारे उत्पादों के लिए, इनके विनिमय के लिए, कि जो व्यापार हो रहा है इन उत्पादों का, इसको विनियमित करने के लिए, इसमें इनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग कानून थे। तो अलग अलग कानूनों से इनका विनियमन हो इन उत्पादों का, इससे बेहतर था कि एक ही ऐसा कानून आया जिससे एक इकाई स्थापित हुई, FSSAI, जिसके माध्यम से ये सब कुछ वहां पर देखा जा रहा है। यानी कि खाने की सारी चीजों को लेकर के अलग अलग विभागों से संबंधित ये उत्पाद थे, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर अब उस पर नजर बनाई जा सकती है, उस पर विनियमित किया जा सकता है, निर्देश दिया जा सकता है, ये आसान कर दिया गया। तो 2006 का यह अधिनियम था, और इसके माध्यम से क्या होता है, 2008 में स्थापना होती है FSSAI की। तो याद रहे, अधिनियम 2006 है और स्थापना 2008 है, तो इसमें अंतर रहेगा वर्ष में। अब इसकी कुछ विशेषताएं समझिए। 2006 के इस कानून की दो विशेषताएं सबसे महत्वपूर्ण रही। एक तो यही रहा कि बहुस्तरीय लेकर हम देख लें या बहुविभागीय देख लें, अलग अलग तरह के उत्पाद देख लें, अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ उत्पादन की नहीं है, बहुत सारी चीजों के उत्पादन से लेकर के हम देखें आगे खाने पीने की चीजों का, जब वहां पे उत्पादन को बाद हम देखते हैं विनिर्माण होता है, या हम देखते हैं फूड प्रोसेसिंग होती है। फूड प्रोसेसिंग में हम देखते हैं कि उसके बाद उसका परिवहन होता है। तो बहुत सारे स्तर पर कुछ ना कुछ काम होते हैं, तब जाके हमारे पास वह उत्पाद पहुंचता है। और हर स्तर पर किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, FSSAI इसका भी निर्धारण करता है। तो उसने एक प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे बिंदुओं को कवर कर लिया। दूसरी बात यह कि राज्य के अंदर भी खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों की स्थापना इसी कानून के माध्यम से हुई है। फिर उसके बाद बात आती है कि इसकी कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं क्या हैं जिसको यह हमेशा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित करता है। अगर कोई ब्रेड तैयार हो रही है तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई, जैसे हम नूडल्स की बात करें, तो आपने कुछ समय पहले न्यूज में सुना था कि नूडल्स में सीसे की मात्रा ज्यादा हो गई थी, तो उसकी वजह से उसने साफ साफ ये बात कह दी थी कि यह खाने लायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मानक वह देखता है, चेक करता है। आपने देखा होगा कभी कभी दिवाली या किसी खास त्योहार के समय पर अचानक से चेकिंग भी होती है, सैंपल चेक किए जाते हैं खाने पीने के। ये देखा जाता है कि जो मिठाई बनी है, मान लीजिए कोई किसी रेस्टोरेंट में या मिठाई हलवाई के यहाँ, तो क्या मानक के आधार पर ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि मिलावट है उसमें। अगर बात कही गई है कि ये खोए की मिठाई है तो खोआ ही है या कुछ और है उसमें, सब देखा जाता है। खाद्य पद्धतियों का विकास होता है, कोई चीज कैसे तैयार हुई है, फ्राई करके, बेक्ड करके कैसे तैयार हुई है, और वो तैयार करना कितना सही है कितना गलत है, वो सब निर्धारित करता है। खाद्य व्यवसाय है तो लाइसेंस प्रदान करता है। कोई भी खाद्य का व्यवसाय करना चाहता है तो उसे लाइसेंस की आवश्यकता जरूर पड़ेगी FSSAI से, उसका लाइसेंस उसे प्राप्त करना होगा। उसके अलावा निरीक्षण वह बीच बीच में करता रहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर उसने मानक निर्धारित कर दिए हैं तो मानक निर्धारित कर दिए हैं तो वह मानक फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, यह भी देखा जाएगा। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा, निरीक्षण हो गया तो क्षमता निर्माण करके अनुपालन में सुधार भी करवाना है उसको। जैसे मान लीजिए कि उसे सैंपल चेक करना है बाजार में, अब देश बहुत बड़ा है, कई राज्य हैं, तो उससे भी मानक को पालन करवाने के लिए, जितने भी उसने निर्देश दिए उसका पालन करवाने के लिए बीच बीच में बाजार में भी अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए उसकी अपनी क्षमता भी होना चाहिए बाजार में पहुंचने तक की, कि वह बाजार पहुंच के जांच परख पाए, चीजों को देख पाए कैसे चल रही हैं। उसके अलावा नागरिक तक पहुंच क्यों जरूरी है? नागरिक तक पहुंच इसलिए जरूरी है कि नागरिक को ही जागरूक करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर नागरिक जागरूक है, अगर ग्राहक जागरूक है, तो वह डिमांड करने पर ध्यान रखेगा, और डिमांड जैसे होगी सप्लाई वैसे ही होगी। अब उसके बाद देखें, इसके कुछ अन्य कार्य हैं जो हमें जानना जरूरी है। जैसे हमने कहा था कि मानक तो निर्धारित कर रहा है, दिशा निर्देश भी वह देता है व्यापारियों को, मानक भी उस उत्पाद का जो खाने का उत्पाद है, और अब उसको आगे तक पहुंचाने के लिए, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कुछ अलग से दिशा निर्देश भी उसने दिए, जैसे अभी हाल में उसने दिया। उसके अलावा खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस प्रमाणन जो देता है वह प्रदान करना उसका काम है, लेकिन प्राप्त करना यह जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद खाद्य व्यवसायों में कार्यरत प्रयोगशालाओं हेतु प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश निर्धारित करना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी काम आसानी से तब होगा
जब उसकी प्रक्रिया स्पष्ट रहे। क्या करना है के साथ साथ क्या नहीं करना है यह स्पष्ट रहे, तो यह भी तय करता है अपने कार्य के आधार पर। साथ में सरकार को सलाह भी देता है। कई बार उसने सरकार को कई उत्पादों के लिए सलाह भी दिया है, क्या करना ठीक है क्या नहीं है। डेटा को एकत्रित करना है, देश भर में एक सूचना का नेटवर्क तैयार करना है, जागरूकता को बढ़ाना है, बहुत सारे काम है। लेकिन ये सारे काम वो काम है जिसमें उसे स्वायत्तता प्राप्त है निर्देश देने को स्तर पर लेके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह शक्तिशाली है, कमजोर नहीं है। फिर इसके अलावा इसके सामने फिर भी हम चुनौतियां देखते हैं। शक्तिशाली होने के बावजूद अगर यह ताकतवर है, निर्देश दे सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जिनके पास बहुत पैसा है उनसे बात मनवा सकता है, उसके बावजूद ये कमजोर कहां पड़ जाता है। देखिए, जो छोटे विनिर्माता हैं, खुदरा विक्रेता हैं या फेरी वाले हैं, वो FSSAI के दायरे से बाहर रखा गया है। मान लीजिए कोई गोलगप्पे बेच रहा है बीच चौराहे पर या मोमोज बेच रहा है, अब वो कैसी चटनी या किस प्रकार के उत्पाद का इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार पानी का उत्पाद उसका है, वो उसकी क्वालिटी है, उसका क्या मानक है, वह इसके जांच के दायरे में अभी नहीं आ रहा है। जो खुदरा विक्रेता हैं या छोटे विनिर्माता हैं जो अपना थोड़ा सा उत्पाद बना के बेच दिए स्ट्रीट फूड के रूप में मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में, या अन्य भी हैं कुछ विक्रेता छोटे स्तर पर जो बड़ी कंपनी नहीं, जो निजी स्तर पर दुकान में सामान रखकर बेच देते हैं। या फिर देखिए, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसे बुनियादी ढांचे का भी अभाव है। मान लीजिए सैंपल की जांच तो करनी है, लेकिन सैंपल की जांच की क्वालिटी भी बेहतर हो उसके लिए प्रयोगशालाओं में उन्नत तकनीक की मशीनें होना जरूरी है। अगर वो मशीनें उसके पास नहीं है तो हम अच्छी रिपोर्ट नहीं हासिल कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितनी सच्चाई है उत्पाद के स्तर पे। अनुमान लगाना हमेशा ही खराब होता है, उससे बेहतर यही होता है हम सही परिणाम तक पहुंचे। अब देखिए, नियमों में सीमित उत्पाद। अब देखिए बात क्या है, FSSAI के जो नियम है, जो निर्देश हैं, वो जिन उत्पादों को लेकर के हैं उन उत्पादों की संख्या बहुत ज्यादा फिर भी नहीं है। हालांकि कई विभागों के उत्पाद वह तैयार करती है, चेक करती है, मानक तैयार करती है, फिर भी वो कम है। क्यों? क्योंकि अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें, वहां उत्पादों की संख्या, उनको विनियमित करने के लिए जो संस्था है उसके पास हजारों की संख्या में लिस्ट है जिसका वो मानक निर्धारित कर सकती है, उनको लेकर के विनिर्देश दे सकती है। लेकिन यहाँ पे वो संख्या हजारों की नहीं है, इसके पास सैकड़ों में संख्या है। तो संख्या यानी कि सीमित है, ज्यादा नहीं है। बहुत सारे इसकी पहुंच से बाहर भी हैं। फिर उसके बाद देखिए, खाद्य कानूनों के व्यापक दायरे की निगरानी करने के लिए बहुत कम धन। जैसे मैंने आपसे कहा था, निगरानी करने के लिए भी धन चाहिए, जांच करने के लिए भी धन चाहिए, और ये दोनों चीजें जरूरी हैं उसके लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि जो हमारा उत्पाद है या फूड प्रोडक्ट है वह क्वालिटी में मेंटेन रहे। जब लोग सजग रहेंगे, लोगों को पता रहेगा कि यह निगरानी बहुत अच्छे से करता है, और वह कैसे संभव होगा? धन के माध्यम से। और कुछ अन्य बातें भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि खाद्य निरीक्षण की कोई मानक प्रथा नहीं है। बहुत सारे मामलों में मैंने आपसे कहा था, उन्नत तकनीक का इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो अंदाजे गलत भी हो सकते हैं या स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अंतिम बात की, यहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं, कहते हैं सरकारी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है या बहुत समय लगता है। तो आने वाले समय में हालांकि ये बात देखी जा रही कि डिजिटल होती दुनिया में सरकारी कामकाज भी डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, तो इस पर भी सुधार देखने को तो वैसे मिल रहा है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि कुछ ऐतिहासिक मामले हैं जो आप जाने, जैसे कि नेस्ले इंडिया लिमिटेड का मैगी मामला, जो मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें शीशे की मात्रा बहुत ज्यादा देखी गई थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था, साफ साफ FSSAI ने इसे कहा था प्रतिबंधित कर दिया जाए। अनुशंसा इसकी FSSAI ने कर दी थी। इसके अलावा जो कैडबरी इंडिया की चॉकलेट है, डेयरी मिल्क, उसमें क्या हुआ था, कीड़े मिलने की बात आई थी, शिकायत हुई थी, जिसमें जांच करने पर यह बात सामने आई। FSSAI ने जांच की तो उसने कहा कि पैकेजिंग ऐसी है जो ठीक नहीं है, वायुरोधी नहीं। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट या चॉकलेट के पैकेट ऐसे रहते हैं, सील पैक रहेंगे कि हवा ना लगे, क्योंकि हवा लगने से वो खराब हो जाते हैं, उनका स्वाद बदल जाता है, नुकसानदायी हो जाते हैं। कीड़े क्यों लगे थे? क्योंकि हवा अंदर जा रही थी। तो वायुरोधी पैकिंग होना चाहिए, इसके लिए वह बात भी उसने जाहिर की थी। तो हमने देखा कि यह निर्देश दे सकती है, स्वायत्तता इसके पास है, प्राधिकरण है, और कई सारे विषयों को लेकर, यानी कि हम कई सारे उत्पादों को लेकर ये आई है। लेकिन उसके बावजूद अभी कुछ इसमें समस्याएं हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। और ये सारी बातें हमें इसलिए आज पता चल रही हैं क्योंकि हमें ये पता चला है कि हाल में उसने कुछ उचित निर्देश दिए हैं। ये निर्देश उचित इसलिए हैं क्योंकि आपके और हमारे लिए हैं, और हम इसके उपभोक्ता हैं, और अगर खाने पीने की चीजें सही रहेंगी तो बहुत सारी बीमारियों से तो हम वैसे ही बच जाएंगे। अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न है, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2006, 2008, 2010 या 2014? तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।